ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे, साथ ही बाजार में करना क्या है वो समझाएंगे। और मार्केट की क्या बात करें, डेज लो पर फिलहाल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, फ्राइडे का सेशन है और काफ़ी पेन में बाजार। निफ्टी, बैंक निफ्टी देखिए 332 अंकों से ज़्यादा की गिरावट और ब्रेथ इतनी ख़राब है मार्केट की, कोई भी सेक्टर अगर आप देखें तो इन ग्रीन ट्रेड नहीं कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखें डेंट जिन स्टॉक्स पर पड़ा है उसमें एक बार मुथूट लेकर आएगा स्क्रीन पर। मुथूट फाइनेंस 12% की करीब गिरावट इस पर्टिकुलर काउंटर में। रिजल्ट जबकि ख़राब नहीं थे क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जिस तरीके से फिसले उसका एक डेंट पड़ता हुआ पूरा आईटी पैक ने ख़राब मूड माहौल किया है। तो आईटी मेन कल्प्रिट रहा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच दी है मार्केट ने। जिस तरीके से भारत फोर्ज एक बार रखेगा, इंजीनियर्स इंडिया का जिक्र हो रहा था वो रखेगा, होनासा रखेगा स्क्रीन पर। तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आफ्टर रिजल्ट देखें, मैक्स फाइनेंशियल भी एक बार स्क्रीन पर रखेगा, वहाँ पर अच्छे मूव्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्या अप्रोच हो आपकी इस मार्केट में वो समझ लेते हैं अमित सेठ जी से। अमित जी, गुड मॉर्निंग और स्वागत है ट्रेडर्स हॉटलाइन में। निफ्टी, बैंक निफ्टी डेज लो पर काफ़ी प्रेशर में, करना क्या चाहिए मार्केट में? जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। श्रेया जी, डेफिनेटली मार्केट में प्रेशर पिछले 3 दिनों से हमने यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट दिखी है। 3 दिन पहले हमारे लेवल्स लगभग 26,000 के थे, आज हम लगभग 25,562 पे ट्रेड कर रहे हैं। वी ऑल नो कि ये सारा प्रेशर निफ्टी आईटी के चलते बिल्ड हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बाकी इसके प्रेशर के चलते जो सेटअप्स कुछ अच्छे परफॉर्म कर रहे थे वो भी अंडर प्रेशर आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस में एक अच्छा सेटअप बन रहा था, एक्सिस बैंक में एक अच्छा सेटअप बन रहा था, बट ड्यू टू ब्रॉडर वीकनेसेस इन द मार्केट somehow these stocks have also been affected. करंट परिस्थितियों की बात करें तो निफ्टी ने आज एक क्रूशियल लेवल तोड़ा है। हमने एक ही साथ 10, 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। तो हमारा कहीं ना कहीं पोजिशनल रेजिस्टेंस मार्केट का स्पॉट में रहेगा 25,700 से लेके 750। 3 दिन की गिरावट के बाद इन लेवल्स में शॉर्ट करने की सलाह नहीं है, लेकिन उछाल में पोजिशनली 25,700, 750 के बाद शॉर्ट पोजीशन वापस ओपन की जा सकती है। फिलहाल अगर आपकी पोजीशन नहीं है तो आप इन लेवल्स को अवॉइड करें, यहाँ पे शॉर्टिंग की सलाह नहीं है। निफ्टी बैंक में जैसे कि हम सबने देखा एक डाइवर्जेंस है, निफ्टी में वीकनेस है और निफ्टी बैंक अभी भी अपने सारे क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक लार्जली एसबीआई के कारण और एक एचडीएफसी बैंक जहाँ पे ऑलरेडी लगता है सेलिंग हो चुकी है। तो ये बेटर इंडेसेस है, लेकिन यहाँ पे भी एंट्री तब बनाएंगे जब ओवरऑल मार्केट्स के सेंटिमेंट थोड़े इंप्रूव होंगे। अहम लेवल 60,000 का है, अगर 60,000 टूटेगा तब निफ्टी बैंक में भी एक वीकनेस एग्जिबिट होगी। ओके, तो ये थी राय निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी बैंक के ऊपर स्ट्रैटेजी बता दी गई है। चलिए आगे बढ़ा जाए, वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। जो भी आपकी पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई क्वेरी है आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप सीएनबीसी आवाज श्रेया ठाकुर, कंचन नौटियाल को टैग करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, नहीं तो डीएम भी डायरेक्टली हमें कर सकते हैं। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ा जाए और सबसे पहले दर्शक हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हैं उदय जी। उदय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जी बताइए क्या सवाल। मैम हमारे पास जिंदल स्टेनलेस की 79 शेयर्स हैं, सॉरी 100 शेयर्स हैं एट द रेट 79। ओके, एज वेल एज टाटा, सॉरी 79 पे लिए हैं आपने? यस यस। ओके, कोविड टाइम के की बात है क्या? कोविड फिनिश हुई थी उसी टाइम। ओके ठीक है, शानदार मुनाफा वहां से हो गया है। एज वेल एज टाटा स्टील के 364 शेयर्स हैं एट द रेट 119। ओके 364, ठीक है। तो मेरे पास जो वॉल्यूम हो रही है तो मैं कैलकुलेट किया हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग डबल से भी बहुत ज्यादा है, बट मैं एक एवरेज देख रहा हूँ कि अप्रोक्स 1000 के फिगर में वो कवर अप हो जाए तब मैं इसको सेल करूँ जिंदल स्टेनलेस के लिए। ओके ठीक है, जिंदल स्टेनलेस और 79 की बाइंग है जैसे कि मेंशन किया और 779 पे कारोबार कर रहा है। अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। अमित जी गुड मॉर्निंग, क्या करा जाए जिंदल स्टेनलेस में? जी डेफिनेटली उनकी पोजीशन देख के क्लियरली नजर आ रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो फिर हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म चार्ट्स ही देखनी है। इमीडिएटली स्टॉक से निकलने की सलाह नहीं है, क्योंकि वीकली चार्ट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी भी हाई लो स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। तो पोजीशन में बने रहे, लेकिन ऑब्वियसली एक स्टॉप लॉस हमें लगाना पड़ेगा अपना, जो कि लगभग 740 के आसपास आता है। 740 वीकली चार्ट्स में
जिंदल स्टेनलेस का एक स्विंग लो है, तो आप 740 का स्टॉप लगाएं और अपनी पोजीशन को कैरी ऑन करें। रही बात टाटा स्टील की, टाटा स्टील का इनफैक्ट स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द बेस्ट इन मेटल स्टॉक्स, स्पेशली अगर हम स्टील बेस्ड स्टॉक्स की बात करें। यहाँ पे टाटा स्टील ने एक लंबे अरसे के बाद 200 का एक जो स्टिफ रेजिस्टेंस था वो क्रॉस किया है। बाजार में आज वीकनेस है ओवरऑल, इसीलिए यहाँ पे हम मामूली गिरावट जरूर देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। यहाँ पे पोजिशनली आप बने रहे, 190 का स्टॉप लॉस लगाएं और टाटा स्टील की इस ट्रेंड को राइड करें। ओके, तो ये बात होगी जिंदल स्टील और टाटा स्टील की, और दोनों में ही अगर आप देखें तो होल्ड करने की राय है फिलहाल लॉन्ग टर्म की पर्सपेक्टिव से। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं MK भारद्वाज जी हरियाणा से। MK जी गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैडम। नमस्कार, सवाल सर मेरे आपका। पास दो स्टॉक्स हैं, टाटा टेक्नोलॉजी 600 शेयर एट द रेट 781 और लॉन्ग टर्म व्यू है 5 से 10 साल का। दूसरा बजाज हाउसिंग फाइनेंस 3400 शेयर 104.5 के एवरेज पर, इसमें भी लॉन्ग टर्म व्यू है मैडम। ठीक है, दोनों में काफ़ी लॉस हो रहा है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं टाटा टेक से। अमित जी, टाटा टेक 781 की इनकी खरीदे, मुझे लग रहा है कि पिछले साल जून के आसपास लिया होगा आपने, 52 वीक हाई के आसपास से इनकी खरीदे और काफ़ी करेक्ट होकर अब 5921 पे कर रहा है कारोबार। और पिछले एक साल में देखें आप तो 20% से ज़्यादा की गिरावट इस पर्टिकुलर काउंटर ने दिखाई है। काफ़ी प्रेशर में, अब क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म व्यू है तो क्या लॉस बुक करें, निकल जाए, या फिर रह सकते हैं? जी देखिए, टाटा टेक एक ओवरऑल वीक काउंटर रहा है कंटिन्यूअसली। यहाँ पे स्टॉक एक सस्टेन्ड प्रेशर में रहा है। वीकली चार्ट्स के स्ट्रक्चर देखें तो एक लंबे अरसे से यहाँ पे लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। इनफैक्ट जब इसकी लिस्टिंग हुई थी लगभग 1200-1250 के आसपास, वहां से कंटिन्यूअसली ये स्टॉक डाउन ही हो रहा है और यहाँ पे कोई अभी साइन नहीं है कि ये गिरावट थम जाएगी। यहाँ पे क्रूशल लेवल 600 का है, वो भी टाटा स्टील ने ब्रीच कर दिया है, तो दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। तो मेरी सलाह यही है कि कोई भी उछाल आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि जब ओवरऑल आईटी सेक्टर अच्छा कर रहा था तब भी टाटा टेक ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वीक है, उछाल में निकलने की ही सलाह है। हाल में निकलने की सलाह है टाटा टेक से। और सही बात कही अमित जी, पूरा आईटी स्पेस जब ठीक ठाक रहा था तब भी इस स्टॉक से कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली थी और लिस्टिंग ठीक हुई थी इसकी। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस दूसरा केस, इसकी भी लिस्टिंग दमदार, अब काफ़ी नीचे है, इशू प्राइस से भी नीचे, 89 पे कर रहा है कारोबार। 104 इनकी खरीदे, यहाँ पर भी बहुत लॉस झेल रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस। क्या करना चाहिए सर यहाँ पर? कोई भी चार्ट देखे तो ये भी वीक ही नजर आ रहा है। जी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इट्स सिमिलर टू टाटा टेक की लिस्टिंग की तरह। यहाँ पे भी स्टॉक ने लिस्टिंग लगभग की थी 189 रुपीज के हाई तक में भी लिस्टिंग डे पे गया था और वहां से एक हम कंटिन्यूअस गिरावट देख रहे हैं। इन द मीनवाइल जब ये गिरावट हुई थी तो 100-104 एक इसका अहम सपोर्ट था और 120 रेजिस्टेंस हमने देखा था। लेकिन 100-104 का जो सपोर्ट था स्टॉक ने ब्रीच किया और वहां से ऑलमोस्ट 10-11% का हमने स्लाइड डाउन देखा है। तो वीकनेस यहाँ पे बनी हुई है, चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, ठीक है, ओवरसोल्ड है, तो बाउंस आ सकता है, लेकिन बाउंस को यूज करें अपना लॉस कम करने के लिए और एग्जिट करने के लिए। ओके, तो ये थी राय टाटा टेक और साथ ही साथ बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए। इंदौर से सुनील जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी बताइए क्या सवाल? मैडम, मेरे पास हुंडई मोटर्स के 60 शेयर्स हैं 2382 के रेट पे, और ये मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है इसमें, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसका फ्यूचर कैसा है हुंडई मोटर्स का। ओके, हुंडई मोटर्स और पिछले एक साल में देखें डिसेंट रिटर्न्स यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए हैं। दो आज मार्केट ही हमें देखने को मिल रहा है बेहाल, तो यहाँ पे 1-1.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। सितंबर में इसने एक अच्छा खासा हाई लगाया था, करीब 2800 तक के स्तर को छुआ था, लेकिन उसके बाद लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री जो है वो हुंडई के अंदर हमें देखने को मिली है। अमित जी क्या करा जाए? 2382 की बाइंग है। जी, हुंडई मोटर्स ने लास्ट ईयर एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था, स्टॉक एक अच्छे खासे ट्रेंड में था लास्ट ईयर, और इसने ऑलमोस्ट एक पिछले साल हाई बनाया था लगभग 2900 का। वहां से हम स्टॉक में कंटिन्यूअस पुल बैक और एक नेगेटिव ड्रैग यहाँ पे देख रहे हैं। तो लेकिन अब ये जगह नहीं है कि जहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए, लॉस बुक करना चाहिए, क्योंकि वीकली चार्ट्स में हमारा यहाँ 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है
डेली चार्ट्स में भी अगर हम देखें तो स्टॉक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास होवर कर रहा है, तो काफी एक अहम मेक और ब्रेक सपोर्ट है। अगर कोई रिवर्सल आता है तो यही लेवल्स है जहां से आएंगे, अदरवाइज चार्ट वीक हो जाएगा। लेकिन इन द मीन वाइल क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो आप इसे होल्ड करें 2075 का स्टॉप लॉस लगा के। 2075 2075 का स्टॉप लॉस लगाना है, hyundai मोटर्स को होल्ड करने की राय है। फिलहाल ये व्यू हो गया है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विपुल जी मुंबई से। विपुल जी नमस्कार। हेलो जी विपुल जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। जी 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 मैडम, मेरे पास अब ग्रो का 144 का शेयर लिया हुआ है, 600 शेयर। तो अभी 6 महीने तक का होल्डिंग का पीरियड है। तो अभी उसमें क्या करें, मतलब कैसा लगता है आपको? ठीक है, समझ गई। ग्रो पर सवाल है। हालांकि चार्ट्स बहुत कम होंगे अमित जी, 3-4 महीने हुए हैं लिस्ट हुए, और लिस्टिंग तो ओके हुई थी, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक बहुत भागा। 195 तक गया था, अब 173 पर कर रहा कारोबार। 3.5% आज गिरावट तो है। क्या करना चाहिए ग्रो में? हालांकि चार्ट्स कम है, लेकिन फिर भी सर बता पाएंगे अगर आप देखकर तो। जी शेयर जी, डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा कि चार्ट्स बहुत कम है। डेटा डेटा यहाँ पे काफी कम है, बट जितने भी चार्ट्स अवेलेबल है अगर हम देखें तो बेसिकली ये स्टॉक एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन में है। नीचे 150-155 में डिमांड आती है और ऊपर लगभग 185 के आसपास रेजिस्टेंस आती है। तो एक देख के लग रहा है पॉजिटिव कंसोलिडेशन ही चल रहा है। तो इन परिस्थितियों में जो हमारा इमीडिएट स्विंग लो है वो लगभग आता है चार्ट्स पर अराउंड 165 के आसपास। तो आप 165 पे स्टॉप लॉस लगाए और इसे होल्ड करें। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेंड तभी इमर्ज करेगा जब हम 185 190 का रेजिस्टेंस क्रॉस करेंगे। ओके, ये फिलहाल बात हो गई ग्रो की, तो ये ऐसे अप्रोच करना है आपको इस काउंटर में। चलिए फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे हिंडाल्को के मैनेजमेंट से Q3 अर्निंग्स के ऊपर। तो बने रहिए CNBC आवाज के साथ। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और ब्रेक में जाने से पहले श्रेया ने टीज किया था हिंडाल्को के मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट हमारे साथ आ गए हैं। Q3 के नंबर्स की बात करी जाए तो देखिए, नंबर्स में हमें जरूर एक पेन देखने को मिला है। मुनाफे की बात करी जाए तो यहाँ पे भी करीब 45% का एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन्स भी थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। वहीं अगर इस बार देखें तो हमें एक मुश्त खर्च देखने को मिला है करीबन 2610 करोड़ का। इसके अलावा नंबर्स और ग्रोथ गाइडेंस पे चर्चा के लिए हमने मैनेजमेंट को अपने साथ बुलाया है। इसलिए मैनेजमेंट से MD सतीश पै जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बताने के लिए कि आगे की जो ग्रोथ है और मार्जिन ट्रेजेक्ट्री है वो कैसी रह सकती है। सतीश जी गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने बताया कि नंबर्स में इस क्वार्टर में हमें पेन देखने को मिला है, और वो अभी हम शेयर प्राइस में भी देख सकते हैं कि काफी गिरावट आ गई है। लेकिन ओवरऑल आपको इस टाइम पे जो नंबर्स है वो किस तरीके के लगे, और आने वाले जो क्वार्टर्स है वहां पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो पहले मैं इस क्वार्टर पे कॉल आउट करना चाहता हूं कि हमारे इंडिया बिजनेस ने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया। हमारे इंडिया पैट 3580 करोड़ ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है। अगर आप देखें एल्यूमिनियम अपस्ट्रीम बिजनेस का मार्जिन्स 45.5%, एबिडा मार्जिन्स इंडस्ट्री लीडिंग है। हमारे एल्यूमिनियम डाउनस्ट्रीम बिजनेस ने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया, 55% ग्रोथ ऑन एबिडा क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और कॉपर बिजनेस ने भी इसे लो TCRC एनवायरनमेंट में 600 करोड़ के नजदीक एबिडा दिखा के ओवरऑल इंडिया परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग था। अगर आप नोवेलिस का देखें तो अंडरलाइंग परफॉर्मेंस नोवेलिस का भी Q3 में काफी स्ट्रॉन्ग था, बट वो ओस्विगो इंसिडेंट के लिए उनका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। तो अगर आप ऑल अराउंड देखें कंसोलिडेटेड लेवल पे हिंडाल्को का क्वार्टर परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग था, और हमारी उम्मीद है कि Q4 विल बी बेटर देन Q3। ओके, Q4 ज़्यादा बेहतर रह सकता है आपका कहना है। सतीश जी गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। मेरा सवाल आपसे नेट डेट को लेकर है, वो बढ़ी है इस क्वार्टर, तो अब आगे चलकर आपका क्या मानना है? कर्ज गाइडेंस क्या होगा और किस रेंज में रह सकता है? तो अगर आप देखें हमारे कंसोलिडेटेड नेट डेट टू एबिडा Q3 पे 1.73 था। तो इसमें दो पार्ट्स हैं, हमारे इंडिया में नेट डेट नेगेटिव है और नोवेलिस में 3.7 है। तो नोवेलिस का नेट डेट टू एबिडा Q4, Q1, Q2 में अबाउट 4 to 4.5 की तरह जाएगा। बट हमारा जो कमिटमेंट है कि नेट डेट टू एबिडा कंसोलिडेटेड लेवल पे 2 के नजदीक रहेगा। तो हमारे इंडिया बैलेंस शीट स्ट्रेंथ पे हम लोग
इस टफ पीरियड को हम लोग राइड आउट कर रहे हैं। वेल तो ये बात हो गई नेट डेट की, लेकिन हमने इस क्वार्टर में देखा है कि जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया है वो आया है जो हमने एक फायर इंसिडेंट देखा है। आपको क्या लगता है कि इंश्योरेंस से यहाँ पे कितनी रिकवरी आती हुई दिखाई दे सकती है? तो हम लोग ने ऑलरेडी स्ट्रीट को बतलाया है कि इंश्योरेंस नॉर्मली हम लोग 70 to 80% रिकवर करते हैं। आपको अगर याद होगा लास्ट ईयर सियर में भी एक फ्लड से स्विट्जरलैंड के मिल पे इम्पैक्ट हुआ था, वहां भी हम लोग ने अबाउट 80% रिकवर किया है इंश्योरेंस से। ठीक है, लेकिन सतीश जी ये जो इंसिडेंट हुए हैं फायर के, तो इससे कोई प्लांट शुरुआत होने में फिर से डिले हुए है, क्या असर पड़ा है? नहीं, अगर हम लोग अभी काफी डिटेल्ड में इंजीनियरिंग स्टडी हो गया है और हमारी उम्मीद है कि ओस्वेगो का प्लांट मिडिल ऑफ Q1 पे रीस्टार्ट होगा। वेल इसके अलावा अगर हम बात करें रॉ मटेरियल की, यानी कि हम एल्यूमिनियम सेगमेंट की बात करी जाए, तो वहां पे किस तरीके का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप देख रहे हैं? अगर आप देखें एल्यूमिनियम का डिमांड अभी काफी स्ट्रांग है, क्योंकि ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, वाइट गुड्स सभी सेक्टर में एल्यूमिनियम का काफी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। पर सप्लाई डिमांड एल्यूमिनियम का काफी टाइट है, तो इस चीज के लिए एल्यूमिनियम की जो आप प्राइसिंग देख रहे हैं अगले 6-7 महीने से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो अभी एल्यूमिनियम का जो प्राइस है $3,100 पर टन पे चल रहा है, और हमारी उम्मीद है कि इसी लेवल पे अभी अगले आने वाले क्वार्टर्स पे इसी लेवल पे रहेगा। ओके, सतीश जी मेरा सवाल आपसे नोवेलिस को लेकर है, आपका मानना क्या है इसको लेकर? क्या नोवेलिस को और इक्विटी इन्फ्यूजन की जरूरत है आगे चलकर? नहीं, अब इस $1 बिलियन के बाद हमारा कोई प्लान नहीं है और इक्विटी इन्फ्यूजन करने का। तो मैं यही बतलाना चाहता हूं कि एक बार ओस्वेगो का प्लांट अगर Q1 पे स्टार्ट हो जाए और हमारे बे मिनट का प्लांट थर्ड क्वार्टर पे कमीशन हो जाए, तो नोवेलिस का परफॉर्मेंस, कैश जनरेशन काफी स्ट्रांग होगा और उनका डीलेवरेजिंग साइकिल भी शुरू होगा। तो अगले 2-3 क्वार्टर ही हमारे लिए थोड़ा टफ है। वेल थैंक यू सो मच सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और फ्यूचर आउटलुक पे बातचीत करने के लिए। होप सो कि आने वाले क्वार्टर्स आपके लिए अच्छे रहें। तो चलिए आगे बढ़ा जाए और एक बार हिंडाल्को पे चार्ट चेक भी लेते हैं, किस तरीके से प्लेस्ड है और क्या करना चाहिए जो इन्वेस्टर इस टाइम पे ट्रैप हो गए हैं। अमित जी, क्या लगता है हिंडाल्को? जी, हिंडाल्को एक कंटिन्यूअस अपट्रेंड में रहा है, लेकिन आज डेफिनेटली रिजल्ट के बाद हमने एक रिएक्शन देखा है। स्टॉक ने 50 डेमा तक स्लाइड किया है और वहीं पे जाके थोड़ा बहुत सपोर्ट, इंट्राडे रिकवरी भी दिखाई है। तो थोड़ा सा अगर आपका लंबा पर्सपेक्टिव है तो आज का जो लो जो कि लगभग चार्ट्स में 901 के आसपास आता है, 901 902, आप 902 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 902 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें। फ्रेश पोजीशन बनाने की अभी सलाह नहीं है। हिंडाल्को फ्रेश पोजीशन बनाने की सलाह नहीं है। ओके, ये बात हो गई हिंडाल्को के मैनेजमेंट से, साथ ही हमने समझ लिया चार्ट्स में करना क्या है। लेकिन वैलेंटाइन वीक है और वैलेंटाइन के मौके पर आज दिन भर हमारे गेस्ट बढ़िया कमाई वाली पिक्स दे रहे हैं। तो इसी कड़ी में अमित जी आपसे सवाल है कि वैलेंटाइन पिक क्या होगी? वैलेंटाइन पिक माने कंचन जो रिटर्न बहुत अच्छे थे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशंस तो आई जाती है। अमित जी जी, मेरा पिक रहेगा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का जो स्ट्रक्चर देखे तो स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है, 200 डे के ऊपर इसने रीगेन किया है और एक स्ट्रक्चर में हायर लो फॉर्मेशन बना है। आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक अगेंस्ट द मार्केट। तो मुझे लगता है अगर थोड़ा सा स्टेबलाइज करेगा मार्केट, ऑलरेडी ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जब मार्केट्स भी स्टेबलाइज करेंगी तो आई थिंक यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस थोड़ा हमें ज्यादा दिखेगा। तो बजाज फाइनेंस बाय करें। टारगेट्स हमारे पोजिशनली रहेंगे 1080 के आप और स्टॉप लॉस आप लगभग रखिए 960 रुपीज का। ओके, बजाज फाइनेंस 1080 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये है अमित जी की वैलेंटाइन पिक। लेकिन इस टाइम जो वैलेंटाइन डे है काफी सही मौके पे पड़ा है। इनफैक्ट श्रेया, फ्राइडे है और आज भी सेलिब्रेशन चल सकता है, कल छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है। आप कहाँ जा रही हैं? वैलेंटाइन होता है मेरा हाउस होल्ड चोर्स के साथ।
कपड़े, बर्तन, यही है वैलेंटाइन प्लान। और घर को जितना अच्छा रखेंगे उतना ही अच्छा महसूस रिटर्न मिलेगा, रिटर्न मिलेंगे जितना घर को हम अच्छा रखेंगे। अमित जी, आपका कोई प्लान वैलेंटाइन के लिए? मैम को लेके जा रहे होंगे सर कहीं? जैसा बोलेंगे वो वैसा करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी बात संतुलित है बात कि है। मतलब जैसा मैम बोलेंगी वैसा ही आज के दिन हो जाएगा। लेकिन हमारे व्यूअर्स से भी ये सवाल पूछ लिया जाए कि आप लोगों का क्या वैलेंटाइन प्लान है इस टाइम पे? क्या अभी भी वैलेंटाइन बनाते हैं? बिकॉज आजकल ना इंस्टाग्राम पे वो रील बड़ी फेमस हो रही है। आप और मैं सुबह डिस्कस भी कर रहे थे कि जब छोटे थे तो बड़े लोग वैलेंटाइंस डे बनाते थे और अब बड़े हो गए हैं तो छोटे लोग वैलेंटाइंस डे बनाते हैं। तो ये व्यूअर्स से भी सवाल है, क्या आप लोग भी इस टाइम पे जो वैलेंटाइन डे है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? वो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए श्रेया, इसी के साथ रैप कर लिया जाए। और फ्राइडे भी है तो मूड को थोड़ा सा लाइट रखा जाए। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। हमारे अमित जी, उससे पहले अमित जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज बढ़िया जानकारी एंड डेफिनेटली जो वैलेंटाइन पे का आपने बजाज फाइनेंस दी है उसको बताने के लिए। चलिए शो को यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए आशीष चतुर्वेदी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 पर।